भैया आज हम लोगों का कक्षा 9 का जो नवा वाला पाठ है अपना बल तथा गति के नियम, इसको शुरू कर रहे हैं। पिछली बार जो मोशन जो गति वाला पाठ था कक्षा 9 का जो 8वां वाला पाठ था उसको इंग्लिश में बनाया तो सबने कहा हिंदी में बनाओ, कुछ लोगों ने कहा मतलब हिंदी में बनाओ, तो इस बार ये हिंदी में देखिए कोशिश की है। तो कक्षा 9 का नवा पाठ है और भौतिकी का मतलब फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर था, बल तथा गति का नियम। इसको शुरू करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो पहले देख लो बल तथा गति के नियम में है क्या क्या, फिर एक एक करके देखते हैं। तो बल तथा गति के नियम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बल की परिभाषा क्या होती है, बल किसे कहा जाता है। बल के बाद बल की स्थितियां, दो स्थितियां होती हैं बल की। उसके बाद गति का पहला नियम, गति का पहला नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको न्यूटन का पहला नियम भी बोलते हैं, तो इसको लेंगे तीसरे नंबर पे। उसके बाद आएगा अपना जड़त्व, इनर्शिया इंग्लिश में कहेंगे। फिर संवेग, गति का दूसरा नियम, इसी को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। और गति के दूसरे नियम के बाद अपना आएगा गति का तीसरा नियम। ये आइजन बना, इसका मतलब जो चीज ऊपर है वही नीचे लिखी, तो ये गति का दूसरा नियम, इसके बाद गति का तीसरा नियम। और 8वां होगा संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बहुत ज्यादा विस्तृत, काफी फैला हुआ, बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, मगर क्वेश्चंस हाँ कई सारे इस पे बनेंगे, तो ये देख लीजिए। फिर इसके बाद शुरू करते हैं। अब देखो कि ये बल होता क्या है, बल किसे कहते हैं, पहले परिभाषा देख लो फिर समझते हैं। बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है ना, बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब बल को आप साधारण भाषा में समझ लीजिए कि बल का मतलब ताकत। अब आप किसी पर ताकत लगाओगे तो क्या करेगा भाई, आप अगर ताकत लगाओगे किसी चीज पे, मान लीजिए कि ये दफ्तर है, हमने अगर इस पे ताकत लगाई तो क्या हुआ, इसकी स्थिति बदल गई, पहले ये यहां तब ये यहां चला गया। तो एक तो बल इसकी स्थिति बदल रहा है, या अगर इसकी स्थिति नहीं बदल पाएगा, कोई जरूरी नहीं कि बल लगने पर हमेशा स्थिति बदल ही जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं जैसे इस पे ताकत लगा रहा हूं पीछे, अब मेरे ताकत लगाने से इस बोर्ड की या पीछे दीवार की स्थिति नहीं बदल रही है, ठीक है ना। तो बल या तो स्थिति को बदल देगा या फिर स्थिति को बदलने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति बदलता है। अगर कोई चीज हल्की है तो आप धक्का दोगे, ताकत लगाओगे तो स्थिति बदल जाएगी, या फिर स्थिति को बदलने का प्रयास करेगा। जैसे यहाँ पर इस पे ताकत लगा रहे, बल लगा है, तो यहाँ पे स्थिति बदल नहीं रही मगर बदलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है, या फिर उसके आकार को बदलता है या आकार को बदलने का प्रयास करता है। जैसे ये चौक है, अब बल लगाया, लो टूट गई, इसका आकार बदल गया। और ये डस्टर है, इस पे बल लगाओ, आकार नहीं बदल रहा। तो बल या तो आकार को बदलता है या आकार को बदलने का प्रयास करता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक। बल एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझना जरा। मान लो कि ये डस्टर है, ठीक। अब इस पे अगर इस दिशा में बल लगाया जाए तो ये इधर को जाएगा, और इसी पर अगर इस दिशा में बल लगाया जाए ये इधर को जाएगा। मतलब ये डस्टर की स्थिति इस तरफ परिवर्तित होगी या इस तरफ परिवर्तित होगी, ये इस चीज पे निर्भर है कि बल की दिशा किधर। अगर बल की दिशा इस तरफ है ऐसे, तो बल डस्टर इधर जाएगा, और अगर बल की दिशा इधर है तो ये इधर जाएगा। मतलब बल जो है वो दिशा पर भी निर्भर करता है, इसलिए बल एक सदिश राशि है, ठीक। और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन है। चलो ये अभी आगे समझते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि बल है क्या। बल का मतलब है ताकत। अब आप ताकत लगा के क्या कर सकते हो, किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन कर सकते हो, या फिर भाई आप स्थिति या आकार में परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखो कि मुख्य रूप से बल या ताकत, साधारण भाषा में ताकत समझ लो, करता क्या क्या। ये 6 चीजें करता है। पहली चीज तो मान लीजिए कोई चीज तेजी से चल रही है, कोई चीज मान लो ये डस्टर मेरी ओर तेजी से आ रहा है,
तो हम बल लगाकर इसकी स्पीड को धीमा कर सकते हैं, इसकी चाल को कम कर सकते हैं। भाई मान लो आप साइकिल से जा रहे हो, बहुत तेज साइकिल चलाते जा रहे हो, तो कभी कभार क्या होता है, जैसे आप साइकिल से जाए तो उसके दूसरी दिशा में, मतलब साइकिल चलाने की विपरीत दिशा में काफी तेज हवा चल रही होती है, तो वो हवा आपके साइकिल की स्पीड को कम करती है, आपको ज्यादा ताकत लगानी होती है। आपने देखा होगा कि भाई हवा का धक्का आपको मिल रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, हवा ऐसे आ रही, तो हवा के धक्का की वजह से आपकी साइकिल की चाल कम हो रही है। तो बल अगर किसी चीज पे लगाया जाए उसकी चाल की विपरीत दिशा में, भाई ये ऐसे आए और बल इधर को लगेगा तो इसकी चाल को कम कर देगा। ठीक है, आपने साइकिल में ये देखा होगा, आप साइकिल चला रहे हो, आपको भाई हवा उल्टी दिशा में चल रही तो आपको बहुत ताकत लगानी होगी, क्योंकि आपकी साइकिल की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा काम है रुकी हुई चीज को चला देना। भाई ये यहाँ पे ऐसे रुका हुआ है, बल लगाया, ये देखो चल दिया, रुकी चीज को चला देना, बल हो गया। अगली चीज है दिशा बदल देना। मान लो कोई चीज ऐसे जा रही, हमने इसको बल लगा के ऊपर कर दिया, ऐसे जा रहा है, हमने बल लगाया ऊपर चला गया। ये आप साइकिल से जा रहे हो, आपने बल लगा के इसको इस ओर हैंडल कर दिया, आपकी दिशा बदल गई। तो बल चाल को कम कर सकता है, रुकी हुई चीज को चला देगा या फिर दिशा बदल देगा। और क्या क्या करेगा, किसी चीज की चाल को ज्यादा कर देगा, चाल बढ़ा देगा। भाई मान लो आप ऐसे जा रहे हो और हवा भी आपके पीछे ही लग रही है, तब तो आपकी साइकिल की स्पीड ज्यादा हो जाएगी ना। या कोई जाए, हम आपको उसके पीछे धक्का दे दें, कोई जा रहा है उसके पीछे अगर धक्का दिया जाए तो चाल तो बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ना। तो बल जो है वो चाल बढ़ा भी सकता है। ठीक है ना, भाई आप जा रहे हो, आपके पीछे हमने धक्का दिया, पीछे से बल लगाया, चाल बढ़ गई। और क्या कर सकता है, चलती चीज को रोक देता है। मतलब कोई चीज अगर ऐसे आ रही और इधर आप खड़े हो जाओ, या इसको इधर ऐसे डस्टर आ रहा, इसको आपने बल लगा के रोक दिया, देखो रुक गई। चलती चीज को रोक सकता है बल। और क्या करता है, आकार बदल देता है। आकार आपको भी दिखाया था, आकार कैसे बदलता है। आकार या तो बदलेगा या बदलने का प्रयास करेगा। भाई जैसे ये है डिब्बा, हमने बल लगाया, देखो इसका आकार बदल गया। तो बल आकार बदल सकता है। तो इतने काम बल कर सकता है। आप समझ गए होंगे कि बल अगर लगेगा तो क्या क्या हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। तो फिर आप एक बार समझ लो कि बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति या आकार में या तो परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समझ गए होंगे। अब अगला देखो, बल की स्थितियां कितनी होती हैं। बल समझने के बाद में अब समझते हैं बल की स्थितियां। कुछ जगह इसको बल के प्रकार भी बोल देते हैं, मगर मेरे हिसाब से इसको बल के प्रकार कहना ठीक नहीं, क्योंकि बल कोई दो चार प्रकार का नहीं होता, बल एक ही होता है। हाँ, वो अलग है कि कुछ चार तरह के बल संसार में पाए जाते हैं, लेकिन इसको बल के प्रकार से बल की स्थितियां कहना ज़्यादा सही है। तो अब देखते हैं कि भाई बल की स्थितियां क्या होती हैं। तो बल की स्थितियां दो तरह की होती हैं, एक संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है। इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो क्या क्या होता है भाई संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल वो बल है जहां पे परिणामी बल शून्य हो जाए। मतलब मान लो ये अपना एक डिब्बा है, इस डिब्बे को 5 न्यूटन से इस ओर खींचा जाए और 5 ही न्यूटन से उस ओर खींचा जाए, तो इस पर कितना बल लगेगा, बिल्कुल बल नहीं लगेगा। भाई जैसे कि ये है, इसको 5 न्यूटन से इधर खींचो, 5 न्यूटन से इधर खींचो, तो ये किधर जा रहा, किधर भी नहीं जा रहा। ठीक है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे परिणामी बल हो गया शून्य, क्योंकि जितनी तेजी से इधर खींचा जाए उतनी तेजी से इधर खींच रहा है, तो इस पे कोई परिणामी बल लग ही नहीं रहा है, तो ये शून्य परिणामी बल हो गया, क्योंकि ये कहीं जा ही नहीं रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जितना बल इधर गया उतना बल इधर गया, दोनों बल एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं इसी स्थिति में। तो होता ये भाई, ये है ब्लॉक, इस पे बल लगा, इस साइड 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का इधर, तो इस पे परिणामी बल कुछ नहीं, तो ये संतुलित बल हो गया। दूसरा संतुलित बल की स्थिति ये है, यहां भी परिणामी बल शून्य होता है। मान लो जैसे कि ये एक डिब्बा है, इस पे 5 न्यूटन का ही बल इधर से लगे और 5 न्यूटन का ही बल इधर से लगे, मतलब ये इधर से 5 न्यूटन का बल और इधर से 5 न्यूटन का बल, अब भी परिणामी बल शून्य है। ठीक है, तो परिणामी बल शून्य जब होता है, मतलब या तो इसको ऐसे और ऐसे खींचो तो परिणामी बल शून्य हुआ, या ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से बल लगाओ तो भी परिणामी बल शून्य हो गया। ठीक है ना। इस स्थिति को कहते हैं परिणामी बल का शून्य होना, कि जितना बल इधर से लग रहा उतना ही बल इधर से लग रहा, तो परिणामी बल शून्य हो गया। या जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, तो भी परिणामी बल शून्य हो गया। तो जब परिणामी बल शून्य हो जाता है,
उस स्थिति को कहते हैं संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। जैसे यहाँ पे आपने देखा 5 न्यूटन का इधर, 5 न्यूटन का इधर, या डिब्बा यहीं पे, परिणामी बल 0 है। एक ये है कि भाई 5 न्यूटन का इधर, 5 न्यूटन का इधर, मतलब 5 न्यूटन का इधर, 5 न्यूटन का इधर, दोनों तरफ से बराबर बल लगा, परिणामी बल 0 है, डिब्बा कहीं जा ही नहीं रहा है। ठीक है, अगला होता है असंतुलित बल। परिणामी बल 0 है तो संतुलित बल है, जहां परिणामी बल 0 ना हो वहां पे असंतुलित बल होता है। ये क्या है, मान लो एक डिब्बा है, उसको 5 न्यूटन से इधर खींचा जाए और 10 न्यूटन से इधर खींचा जाए। बात समझिएगा, इधर 5 न्यूटन से, इधर 10 न्यूटन से, तो ये 5 न्यूटन से इस तरफ जाएगा। बात समझ लो ना भाई, ये डिब्बा है, इधर 5 न्यूटन का, इधर 10 न्यूटन का, तो इधर 5 न्यूटन ज्यादा है ना, तो जब इधर 5 न्यूटन ज्यादा तो परिणामी बल जो है 5 न्यूटन इस साइड को है। ठीक भाई, डिब्बा इस पे 10 न्यूटन की फोर्स इधर, 5 न्यूटन की इधर, तो 5 न्यूटन से ये आगे की ओर आ रहा है, तो परिणामी बल 5 न्यूटन इस दिशा में हो गया। बात समझ गए। अब ये देखो, यहां पर क्या है, 10 न्यूटन का बल ऐसे लगाया जा रहा है और 5 न्यूटन का बल इधर को लगाया जा रहा। इधर को 5 ही न्यूटन है, इधर को 10 न्यूटन है, इधर 5 न्यूटन इस साइड ज्यादा है, इसलिए ये 5 न्यूटन से इस साइड जाएगा। भाई इधर से 10 न्यूटन लगा, उधर से 5 न्यूटन लगा, इधर से 5 न्यूटन ज्यादा है, 5 न्यूटन इस साइड से ज्यादा है, तो परिणामी बल 5 न्यूटन को इस दिशा में हो गया। परिणामी बल 5 न्यूटन इस दिशा में। ठीक, आगे देखो, देखो इसी पे संतुलित और असंतुलित बल पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको करते हैं। प्रश्न ये है, परिणामी बल बताना है। परिणामी बल बताओ। देखो ये एक कुछ है, 10 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, 20 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है। ठीक, 10 न्यूटन का बल इधर से, 20 न्यूटन का बल इधर से, तो परिणामी बल किधर होगा, इधर ही साइड, तो 10 न्यूटन का होगा। भाई 10 इधर है, 20 इधर, 10 इधर ज्यादा है इस साइड, तो 10 न्यूटन इधर, ये परिणामी बल हो गया। इधर कितना, 10 न्यूटन। ठीक, और एक चीज तुम्हें बताएं, इस होल की जो दिशा है उसको निगेटिव लेंगे, इस साइड की दिशा को पॉजिटिव लेंगे। तो ये इस तरफ है तो इसको ऐसे भी लिख दो, माइनस का 10 न्यूटन। ये माइनस क्या बता रहा है कि इस साइड की दिशा निगेटिव है और इस साइड बस बल लग रहा है। ठीक, इधर देखो 10 न्यूटन का बल इधर से, 20 न्यूटन का बल इधर से, मतलब कुल मिला के इस साइड से 30 न्यूटन का बल है, इधर से 40 न्यूटन का बल है, उधर से 30 का, इधर से 40 का। परिणामी बल किधर कितना, इधर 10 का हुआ ना भाई, इधर से 30 का आ रहा है, इधर 40 का, तो 10 इधर ज्यादा है, तो इस साइड 10 का ज्यादा, तो इधर 10 का एक्स्ट्रा है। कितना, 10। इसको लिख दो माइनस का 10 न्यूटन। समझ गए ना, इस तरफ की दिशा निगेटिव होती, इसलिए। इधर देखो 5 न्यूटन इधर, 15 इधर, 20 इधर, मतलब इधर कुल मिला के है 40 न्यूटन, इस साइड कुल मिला के 40 न्यूटन है, उधर से 30 न्यूटन है, तो इस साइड 10 न्यूटन ज्यादा है। भाई ऐसे 10 न्यूटन ज्यादा है, देखो 5, 15, 20, मतलब इधर 40 उधर 30, 10 न्यूटन इधर ज्यादा, तो इस तरफ 10 न्यूटन ज्यादा, तो इधर परिणामी बल 10 न्यूटन हो गया। ठीक, अब इस दिशा में है, ये पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड कर दो, प्लस का 10 न्यूटन। अब इधर देखो 10 न्यूटन इधर का, 10 न्यूटन इधर का, मतलब इधर वाला भी बल 10 है ना, इधर भी 10 है, मतलब किधर परिणामी बल यहाँ पे 0, तो यहाँ पे परिणामी बल 0 हो गया। बात समझ के ना भाई, 10 इधर का लग रहा है, 10 इधर का लग रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखो, फिर आगे कराएं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें x का मान बताओ। x का मान बताना है, अभी बता देते हैं। ये एक डिब्बा, 26 न्यूटन का बल इधर से लग रहा, 56 का, और x उधर से लग रहा, परिणामी बल 76 न्यूटन है। तो पहले ये देखो कुल मिला के बल इस पे लग कितने हैं, 26 न्यूटन, ये 26 न्यूटन इस साइड की दिशा आपको पता ही थी, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, तो 26
और कौन सा बल लग रहा, 56 न्यूटन। मगर ये इस दिशा में है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक। और कितना लग रहा, x लग रहा है, ये भी इस दिशा में तो ये भी निगेटिव होगा। और कुल मिला के परिणामी बल निकल रहा है 76, और किस दिशा में, ये भी इसी दिशा में तो ये भी निगेटिव, ठीक। अब सॉल्व कर लो। 6 6 12 हासिल लगा, 1 5 2 7 1 8, ठीक। ओह घटाना है हमने तो, छः में से 6 गया, 26 में से 56 घटाना है तो ठीक है, 6 में से 6 गया 0। और 3 काहे का, माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है ना। ठीक, अच्छा अब क्या करना है, अब x को उस साइड लिए जाओ, 76 को इधर ले आओ। कितना आ जाएगा, 46। तो x का मान कितना निकला यहां से, 46। अब चूंकि ये x इस साइड लग रहा है तो आप उत्तर में लिख देना कि आंसर x इज इक्वल टू माइनस का 46 न्यूटन। ये माइनस क्यों लगा, अब आप कहोगे माइनस तो यहाँ आया नहीं, माइनस केवल ये दिशा बता रहा है कि ये बल इधर लग रहा है, इसलिए माइनस का 46 न्यूटन। अब आगे देखते हैं, चलो अब देखते हैं गति का पहला नियम। इसको न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए थे, उनमें से ये गति का पहला नियम है। अब ये जो गति का नियम है इसको बहुत आराम से समझते हैं क्या है। एक उदाहरण से सोचो, मान लो एक बच्चा है, उसके पास एक छोटी सी कार है खिलौने वाली, और उस कार में एक डोरी बंधी हुई है और वो उस डोरी को पकड़ के चल रहा है। बात समझ गए ना, एक बच्चा है, वो एक छोटी सी कार है जिसमें एक उसने डोरी बांधी, वो डोरी को खींच रहा है तो कार जमीन पर चल रही है, ठीक ठीक है। बच्चों को आपने देखा होगा ऐसा करते, आपने भी किया होगा कि एक छोटी सी कार, उस पर डोरी बांध कर डोरी खींच रहे, कार जमीन पे खिलौने वाली चल रही है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या कार के लगातार चलने के लिए, क्या कार के लगातार चलने के लिए बच्चा उस पे बल लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। जैसे मान लो, समझने के लिए ये एक बच्चा है, ठीक, हाँ ये बच्चा, ये उसके बाल हो गए, ये कान हो गए। अब इसके हाथ में ये डोरी है, ये मान लो जमीन है, और यहाँ पे एक कार है खिलौने वाली। अब बच्चा क्या कर रहा है, इस डोरी को खींच रहा है तो ये कार आगे की ओर आ रही है। इतनी बात समझ गए। अब आप ये बताओ कि क्या इस कार को चलाने के लिए इस बच्चे को बल लगाना हो रहा है। क्या ये बच्चा जो बल लगा रहा है, उस बल के लगाने की वजह से ये कार चल रही है। क्यों, ये बच्चा इस डोरी को खींच रहा है तो जो ताकत लगा रहा है डोरी को खींचने में, उसकी वजह से क्या ये कार एक समान गति से चल रही है। मान लो ये कार एक समान गति से अभी चल रही है, अभी इसकी जो चाल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक निश्चित वेग से ये चल रही है कार। ये डोरी है, बच्चा इसको खींच रहा है, तो क्या इस कार के लगातार चलते रहने के लिए इस बच्चे का जो ये बच्चा ताकत लगा रहा है उसकी वजह से ये कार चल रही है। देखो, अरस्तु का कहना यही था। अरस्तु का क्या कहना था कि ये जो कार चल रही है ये इसलिए चल रही जमीन पे क्योंकि ये बच्चा इस डोरी से इस कार पे बल लगा रहा है। मगर
न्यूटन ने बताया ऐसा नहीं है। अरस्तू की ये बात गलत थी। क्या बात गलत थी अरस्तू की? कि किसी चीज को लगातार एक समान गति में रखने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। बात समझ गए? मतलब कोई वस्तु यदि एक समान गति में चल रही है तो अरस्तू का कहना था कि कोई वस्तु एक समान गति में तभी चलेगी जब उस पर लगातार बल लगाया जाए, और जब उस पर बल लगाना रोक दिया जाएगा तो वो वस्तु रुक जाएगी। ठीक, ऐसा कहना था अरस्तू का। अब आप मुझे एक बात ये बताओ कि अगर किसी वस्तु के लगातार एक समान गति में रखने के लिए बल आवश्यक होता है, बिना बल के यदि कोई वस्तु एक समान गति में नहीं रह सकती है, तो आप ये बताओ कि जब लाइट आती है और हम पंखा चलाते हैं, लाइट जाने के बाद पंखे पर जो घुमाने वाला बल है वो तो रुक जाता है, लेकिन लाइट जाने के बाद चलता हुआ पंखा भी काफी देर तक चलता रहता है, आपने देखा होगा, है ना। तो अगर पंखे को लगातार गति में रखने के लिए जो लाइट है उसकी जरूरत होती, तो लाइट के जाने के बाद काफी देर तक पंखा क्यों घूमता रहा? यही तो अरस्तू कहते कि इस काल के संबंध में भी यही बात है कि अगर इसको लगातार एक समान गति में, या एक समान अभी हटाओ, इस काल को गति में रखने के लिए अगर बल की जरूरत होती, तो ये बच्चा अगर इसको खूब तेजी से लाके छुआ भी दे तो ये कार कुछ दूर तक चलेगी। नहीं समझ पाए? देखो, मान लो ये चौक है, हम आपसे कहें कि क्या इस चौक को लगातार गति में रखने के लिए, या इसको हटाओ, मान लो ये डस्टर है, ये डस्टर है, और आपसे कहूँ क्या इस डस्टर को लगातार गति पे रखने के लिए, क्या जब तक हमको इस डस्टर को गति में रखना है तब तक क्या हम इस पर लगातार बल लगाएं? तो आप कहोगे क्या लगाएं या ना लगाएं? जब तक ये डस्टर गति में है, तो जब तक ये गति पर रहेगा, गति में जब तक ये डस्टर रहेगा, क्या तब तक हमें बल लगाने की जरूरत है? चलो देखते। हमने इसको ऐसे उछाला इसको ऐसे, तो हमने बल तो यहीं तक लगाया था ना, यहां से यहां तक तो ऊपर ये बिना बल के ही गया। या हमने इसको इधर फेंका या इधर फेंका, ठीक है ना भाई, इसको इधर फेंका या इधर फेंका, तो हम बल तो कम ही देर तक लगाते, तो बिना बल लगाए ही यहां तक आ रहा। देखा आपने भाई, बल तो हमने यहां तक लगाया, यहां पर तो ये बिना बल के ही आया। यहां पर हमने बल लगाया और बल तो हमने यहीं तक लगाया, तो बाकी तो ये अपने आप ही आ गया। बात समझ रहे हो ना? तो न्यूटन का ये कहना था कि किसी वस्तु को लगातार एक समान गति में रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना? यदि कोई चीज एक बार गति में आ गई तो वो बिना बल लगाए ही हमेशा एक समान गति में बनी रहेगी। अब इस बच्चे के एग्जाम्पल से समझो। इस बच्चे ने इस कार को खींचना शुरू किया, ठीक। अब एक बार ये कार एक समान गति में आ गई, तो अब ये कार जो खिलौने वाली कार है ये एक समान गति में ही रहेगी, ठीक। मगर हम देखते ये हैं कि जब ये बच्चा इस कार को चला रहा होता है और इस डोरी को खींचना बंद कर दे तो ये कार यहीं पे रुक जाएगी, ठीक। अगर ये बच्चा इस डोरी को खींचना बंद कर दे तो ये कार यहीं पे रुक जाएगी। इसका मतलब आपने ये समझा कि कार को लगातार गति में रखने के लिए बच्चे का बल लगाना कार पे जरूरी था। एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखो, ये जो कार चल रही है, कार को जब ये कार विरामावस्था में थी और ये बच्चा इसको गति में लाया, तब तो यहाँ पे बल की जरूरत थी, मगर लगातार इस कार को खींचते रहने के लिए या इस कार के चलते रहने के लिए बल की जरूरत नहीं है। कार एक बार आ गई ना गति में, अब ये लगातार गति में ही रहेगी। ये बच्चा जो इस पे बल लगा रहा है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, जो इस जमीन से इस कार पे एक घर्षण बल लग रहा है इस साइड, घर्षण बल इस कार पे इस साइड लग रहा है, ये इस कार को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जो बच्चे का बल है वो इस साइड लग रहा है, जो इस घर्षण बल को कैंसिल कर रहा है, ये वाला बल।
एक बल बच्चा लगा है, एक घर्षण बल उस साइड लग रहा है। ठीक, जो इस साइड घर्षण बल लग रहा है, इस बल को ये वाला बच्चा जो इधर खींचता है, इस बल को ये कैंसिल कर देता है। तो जो कार चल रही है, ये इस बच्चे ने इस कार को खींच रहा है लगातार, इसलिए नहीं चल रही है। कार तो ये एक समान गति में आ गई तो ये एक समान गति में ही रहेगी। ये वाला जो बल बच्चा लगा रहा है, ये इस कार पे लगने वाले घर्षण बल को खत्म कर रहा है। बात समझे? कहने का मतलब ये है, मान लो कि भाई हम ऐसे चल रहे हैं, या आप कैसे बताऊं, देखो ये कार इधर को आई इधर को, आपको कुछ एग्जांपल भी नहीं अभी समझ में आ रहा। देखो अच्छा, ये मान लो आप साइकिल चलाते हो, चलो बहुत अच्छा एग्जांपल, आप साइकिल चलाते हो, साइकिल आप पैडल मारते चलाते जा रहे हो, आप खूब तेज आपने साइकिल कर दी, उसके बाद आपने एकदम से पैडल मारना बंद कर दिया। आपको पता है आपके बिना पैडल मारे भी साइकिल काफ़ी दूर तक चली जाती है। ठीक, आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते आप चाहे आपने पैडल मारना बंद कर दिया, फिर भी साइकिल काफ़ी दूर तक जा रही है। तो पहली बात तो ये कि अगर लगातार साइकिल को गति में रखने के लिए अगर बल की आवश्यकता होती, तो फिर साइकिल के पैडल मारने के बंद करने के बाद भी साइकिल काफ़ी दूर तक क्यों गई? पहली बात। ठीक, अगर भाई साइकिल आपने चलाई, आपने काफ़ी तेज साइकिल कर दी, उसके बाद साइकिल पर पैडल मारना बंद कर दिया, तो अगर लगातार और साइकिल के पैडल मारना बंद करने के बाद भी साइकिल काफ़ी दूर तक चली गई, आपने देखा होगा कि भाई साइकिल पे पैडल मारना बंद कर दो, फिर भी साइकिल बहुत दूर तक चली जाती है। तो अगर लगातार साइकिल को गति में रखने के लिए बल की आवश्यकता होती, तो बल लगाना तो आपने बंद कर दिया था तभी जब पैडल मारना बंद कर दिया था, फिर भी साइकिल बहुत दूर तक चली गई। तो ये साइकिल बहुत दूर तक क्यों गई? ठीक, तो ये इसलिए गई क्योंकि जब आपने पैडल मारना बंद किया, उस समय साइकिल गति में थी। और न्यूटन ये क्या बताना चाह रहे हैं कि एक वस्तु जो गति में है वो लगातार गति में ही रहेगी। ठीक, एक वस्तु जैसे साइकिल का पैडल मारना बंद कर दिया मगर साइकिल गति में थी, तो ये साइकिल लगातार गति में ही रहेगी। कब तक गति में रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। होता क्या है, जब साइकिल गति में आ गई, आप पैडल नहीं मार रहे हो, आप साइकिल पे बल नहीं लगा रहे हो, तो उस पर एक असंतुलित बल जमीन लगाती है, घर्षण का बल, और हवा लगाती है। ठीक है, तो जमीन का घर्षण का बल उस साइकिल को रोक देता है, और आप साइकिल पे बल लगाते नहीं जो घर्षण बल को खत्म करे, घर्षण बल को कैंसिल करे। तो हुआ क्या, आपने साइकिल चलाई, पैडल मारना जब बंद किया तब भी साइकिल एक समान गति से अगर थी तो वो चलती जा रही है, मगर वो साइकिल रुक जाती है क्योंकि उस पर एक समान गति से साइकिल चलते रुक जाएगी क्योंकि उस पर घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो न्यूटन ये कहना चाहते थे कि एक रुकी हुई वस्तु रुकी ही रहेगी और एक समान गति से चलती हुई वस्तु एक समान गति से चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। मतलब आप अगर साइकिल चला रहे हो, आपने साइकिल पर पैडल मारना बंद कर दिया तो भी साइकिल चलती ही रहेगी अगर उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। अब साइकिल के केस में साइकिल पर जमीन और हवा एक असंतुलित बाह्य बल लगाते हैं, इस वजह से साइकिल रुक जाती है। अगर घर्षण बल और हवा साइकिल पर बल ना लगाए तो साइकिल एक बार गति में आप ले आए, अब वो हमेशा चलती ही रहेगी। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है ना। तो अरस्तु ने एक बात बताई कि अगर कोई वस्तु गति में है तो उसको गति में रखने के लिए लगातार उस पर तब तक बल लगाते रहना आवश्यक है जब तक उस वस्तु को गति में रखना है। तो अगर ऐसा होता तो हम साइकिल पर जब पैडल मारना बंद कर देते साइकिल रुक जाती, मगर ऐसा तो होता नहीं है। या पंखा घूम रहा है, लाइट चली गई, पंखा तुरंत रुक जाए, पंखा तो तब भी घूमता रहता है। तो न्यूटन यही बात बताना चाह रहे थे कि एक वस्तु यदि गति में है तो वो लगातार गति में ही रहेगी। एक वस्तु अगर गति में है तो वो लगातार गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ऐसे ही इसकी दूसरी बात है कि अगर एक चीज रुकी हुई है
तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये तो बात आपको समझ में आती कि भाई ये डस्टर अगर यहाँ पे रखा है, ये हमेशा तब तक रखा रहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये बात तो समझ में आती है। एक दिक्कत ये होती है कि एक वस्तु यदि गति में है तो वो तब तक गति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए या बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। अच्छा, अब एक बात और एक चीज यहां पे और समझो। हाँ, एक चीज ये और समझ लो कि भाई अगर हम किसी चीज पर संतुलित बल लगाएं, मान लो ये एक डस्टर है, इसको 5 न्यूटन से इस साइड खींचे, 5 न्यूटन से इधर खींचे, तो अगर हम किसी बल पे संतुलित बल लगाएं तो क्या वो चीज हमेशा रुकी ही रहेगी? ध्यान से सोचना। अगर हम किसी चीज पे 5 न्यूटन का बल इधर और 5 ही न्यूटन का बल इधर लगाएं तो वो क्या हमेशा रुकी ही रहेगी? अब ये इस बात पे डिपेंड है कि संतुलित बल लगाने से पहले वो किस जो है स्थिति में थी, रुकी थी या गति में थी। अगर संतुलित बल लगाने से पहले कोई चीज गति में थी तो वो एक समान गति से ही रहेगी। संतुलित बल लगाने से कुछ नहीं होगा, वो एक समान गति में ही रहेगी। वो गति में होने से तभी रुकेगी जब उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल लगाया जाए। बात समझना कैसे? मान लो आपकी ये साइकिल है, ठीक, ये मान लो साइकिल है, ये कोई चला रहा, समझने के लिए इस साइड जा रही है। अब इस पे बल लग रहा है 5 न्यूटन का और इधर घर्षण बल भी लग रहा है 5 न्यूटन का। ठीक, हो ये रहा है, ये वाला जो 5 न्यूटन बल इधर है, 5 न्यूटन बल लग इधर है, मतलब ये तो संतुलित बल हो गया। मगर हुआ क्या, एक बच्चे ने साइकिल चलाना शुरू की, ठीक है ना। अब साइकिल चला करके वो मान लो साइकिल को एक स्पीड पे ले आया, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, 10 मीटर पर सेकंड की चाल पे ये बच्चा साइकिल चलाते चलाते ले आया। अब क्या है, अब इस बच्चे ने अपनी एक स्पीड बना ली। अब ये लगातार पैडल मारता जा रहा है साइकिल पे। तो अब 10 मीटर पर सेकंड पर आने के बाद अब ये जो बच्चा बल लगा रहा है साइकिल पे, असल में इस बल के लगाने की वजह से ये साइकिल नहीं चल रही है। साइकिल अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आ गई तो अब ये साइकिल 10 मीटर पर सेकंड पर अपने आप बिना बल लगाए ही चलती रहेगी। ये बच्चा जो 5 न्यूटन का बल साइकिल पर लगा रहा है वो इसके घर्षण को कैंसिल कर रहा है और ये साइकिल अपने आप चलती जा रही है। ठीक, बात समझ गए? ये कुल मिला के समझाने की मेरी इच्छा है कि हम आपको ये समझाएं कि किसी वस्तु को गति में रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार वस्तु को गति में लाने में बल की जरूरत होती है, मगर गति में आ जाने के बाद वस्तु लगातार अपने आप एक समान गति में बनी रहती है, फिर बल की जरूरत नहीं होती है। साइकिल के केस में जो बल आप लगाते हैं वो घर्षण को कैंसिल करता है। ठीक, इतनी बात हम समझ गए। अब प्रश्न ये उठा कि भाई अगर बल को हमने लगाया और बल लगाने की वजह से तो साइकिल या कोई चीज में गति है नहीं, तो एक्चुअली में बल फिर करता क्या है? अब बात समझो। मान लो 5 न्यूटन का बल ये साइकिल पे किसी ने लगाया, 5 न्यूटन का बल इधर लगाया, घर्षण है 5 न्यूटन का। अब क्या हुआ, ये 5 न्यूटन का बल घर्षण को कैंसिल कर दिया। अब अगर ये 5 न्यूटन से और ज्यादा लगाता है तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड ज्यादा होगी, ये 10 से 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बल लगाने से स्पीड बढ़ती है, बल लगाने से स्पीड इंक्रीज होती है। बल लगाने से चीज गति में नहीं आती है, गति में एक बार चीज आ गई फिर वो लगातार गति में ही रहती है। तो बल लगाने से क्या होता है? बल लगाने से त्वरण होता है, एक्सीलरेशन। ठीक है ना। बल लगाने से त्वरण होता है, मतलब जब आप साइकिल चला रहे हो और एक गति आप साइकिल की बनाए रखो तो वो जो गति है वो साइकिल अपने आप चलेगी। वो जो आपने एक स्पीड बना ली वो उस साइकिल पर लगने वाले घर्षण बल को कैंसिल कर देगी। साइकिल एक समान गति से चलती रहेगी। मगर फिर भी अगर आप साइकिल पर एक बाह्य बल लगा रहे हो, पैडल तेज कर रहे हो, तो फिर साइकिल का में एक्सीलरेशन होगा, साइकिल में त्वरण हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई कुछ? तो न्यूटन
ये बताना चाह रहे हैं गति के पहले नियम में कि एक रुकी हुई वस्तु रुकी ही रहेगी और एक चलती हुई वस्तु चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। अगर हम साइकिल को चलाते हुए रोकना चाहें तो हमें ब्रेक लगानी होती है, बिना ब्रेक लगाए साइकिल नहीं रुकेगी। ब्रेक लगाने पर हमने एक बाह्य असंतुलित बल लगाया, इस वजह से वो साइकिल रुक गई। आपको बात मुझे लग रहा समझ में आ गई होगी। तो अब आप ये नियम देख लो कि एक रुकी हुई वस्तु रुकी ही रहेगी और एक समान गति से चलती हुई वस्तु एक समान गति से चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। ठीक है ना? और अगर वस्तु एक समान गति से नहीं चल रही है, मतलब असमान गति से चल रही है, असमान गति से चल रही मतलब उसकी चाल लगातार बदल रही है, असमान गति से चल रही मतलब उसमें त्वरण हो रहा है। तो असमान गति से कोई वस्तु चल रही है, इसका मतलब यह है कि उस पर लगातार बल लगाया जा रहा है। बात समझ गए आप? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि न्यूटन का पहला नियम क्या है। न्यूटन का पहला नियम यही है कि कोई भी वस्तु अगर, और इसको छोटा करें तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। इसको जड़त्व कहते हैं, अभी आगे समझाएंगे आपको। अभी आप यहाँ ये समझो कि अगर कोई चीज़ रुकी है वो रुकी रहेगी, कोई चीज़ गति में है वो गति में ही रहेगी। तब तक गति में रहेगी जब तक जो है उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और बल लगाने की वजह से वस्तु गति में नहीं रहती है। बल लगाने की वजह से वस्तु गति में नहीं रहती है। बल लगाने की वजह से वस्तु की चाल बदल जाती है। बल लगाने की वजह से वस्तु में त्वरण आ जाता है। ठीक है ना? बल लगाने से वस्तु में त्वरण आ जाता है। अगर आप साइकिल चला रहे हो और आप साइकिल जो आपकी चल रही है ये आपके बल की वजह से नहीं चल रही है। बल तो जो है वो आपका घर्षण बल को कैंसिल कर रहा है जो आप बल लगा रहे हैं। साइकिल तो अपने आप चल रही है। अब अपने आप चलती हुई साइकिल पे आप और ज़्यादा बल लगाओगे तो साइकिल में त्वरण एक्सीलरेशन हो जाएगा, साइकिल की स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। ये होगा। बात समझ गए ना आप? तो आप ये समझ गए होंगे। ये नियम आप देख लो, एक रुकी हुई वस्तु रुकी ही रहेगी और एक समान गति से चलती हुई वस्तु एक समान गति से चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। और जब अगर बाह्य असंतुलित बल लगा दिया जाएगा तो हो सकता है या तो वो चीज़ रुक जाए या उसमें त्वरण हो जाए, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाए। चलो, गति का पहला नियम तो हम लोगों ने समझ लिया। क्या? कि एक वस्तु यदि विरामावस्था में वो विरामावस्था में रहेगी और एक वस्तु अगर गति अवस्था में है तो वो एक समान गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य असंतुलित बल लगाने पर वस्तु में त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, या तो वस्तु की स्पीड ज़्यादा होगी या कम हो जाएगी। कम होते होते वस्तु रुक जाएगी या फिर दूसरी दिशा में वस्तु जाने लगेगी। खैर, अब अगला अपना है इनर्शिया, जड़त्व। ये क्या होता है? देखो, जैसा हम लोगों ने अभी पहले वाले में देखा, न्यूटन के पहले नियम में, कि एक वस्तु बिना बल लगाए, बिना बाह्य असंतुलित बल लगाए वो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है जिसमें वो है। मतलब अगर एक वस्तु गति अवस्था में है, मतलब अगर एक साइकिल गति अवस्था में आ गई तो वो गति अवस्था में ही बने रहना चाहती है जब तक या तो उस पर जमीन नीचे से घर्षण बल ना लगाए, या ब्रेक ना लगाई जाए, या बाहर से हवा का धक्का ना लगे। बिना मतलब किसी बाह्य बल लगाए एक साइकिल या कोई चीज़ अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना चाहती है। मतलब प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन होने देना नहीं चाहती है। इसी वस्तु की इसी क्वालिटी को, इसी गुण को उस वस्तु का जड़त्व कहा जाता है। देखो भाई, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब जो वस्तु रुकी है वो रुकी रहना चाहती, जो गति में है वो गति में रहना चाहती, जो जिस दिशा में उसी दिशा में रहना चाहती है। तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इसी गुण को उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। मतलब वस्तु का जो ये गुण है, वो जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण वस्तु का है, इससे ही उस वस्तु का जड़त्व कहा जाता है। और जड़त्व होता तीन तरह का है, गति का, विराम का और दिशा का। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो किसी वस्तु का वो गुण जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे उस वस्तु का जड़त्व कहा जाता है। ये तीन तरह का होता है, गति का, विराम का, दिशा का। ये भी देखते हैं कैसे है।
चलो, अभी हमने आपको जो जड़ तो बताया, इसमें एक चीज़ बताने को रह गई थी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना जितना ज़्यादा होगा उसका जड़ तो भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये लिख लेना, जब आप जड़ तो लिखना उसके नीचे ये चीज़ लिख लेना। पिछली बार बताना भूल गया मैं कि जो जड़ तो होगा किसी चीज़ का वो अनुक्रमानुपाती होगा उसके द्रव्यमान के। ठीक, मतलब द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा जड़ तो उतना ज़्यादा होगा। ठीक है ना, समझ के बात। चीज़ जितनी भारी होगी उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उतना ज़्यादा बल लगाना होगा। ठीक, अब हमने बताया था कि जड़ तो होता है 3 तरह का, गति का जड़ तो, विराम का जड़ तो और दिशा का जड़ तो। पहले देखो गति का जड़ तो क्या होता है। कोई वस्तु जब गति में होती है ना तो वो हमेशा गति में ही रहना चाहती है। वो अपनी गति की अवस्था में अगर कोई परिवर्तन करना चाहे, मतलब उसकी गति को तेज या कम करना चाहे या उसको रोकना चाहे, तो वो नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। तो वस्तु का वह गुण जो उसकी गति में परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब वस्तु ये नहीं चाहती कि उसकी गति में किसी तरह का कोई परिवर्तन हो, मतलब या तो ना उसकी स्पीड कम ज़्यादा होना देना चाहती है, ना वो रुकना चाहती है। तो वस्तु का वो गुण जो उसकी गति में परिवर्तन का विरोध करता है। भाई वस्तु अपनी गति में परिवर्तन नहीं होने देना चाहती है, इसीलिए तो वस्तु की, भाई आप एक साइकिल चला रहे हो, एक स्पीड में ले आए तो अब वो साइकिल एक ही स्पीड में चलती रहना चाहती है। अब अगर आपको उसकी स्पीड बदलनी तो आपको बल लगाना होता है। तो वस्तु का वह गुण जो उसकी गति में परिवर्तन का विरोध करता है गति का जड़ तो कहलाता है। ठीक, अब इसके 2 एग्जाम्पल देख लो। मान लो आप बस में जा रहे हो, बस आगे की ओर जा रही और अचानक बस रुकी, तो बस तो अचानक रुक गई, मगर बस में अगर आप बैठे तो आप भी तो लगातार आगे जा रहे हो, मगर आप नहीं अचानक रुके, आप भी गति में हो। क्योंकि हमारा शरीर, अगर हम बस में बैठे हैं और बस चल रही है तो मेरा शरीर भी लगातार आगे ही जाना चाहता है। तो बस तो अचानक रुक जाती है मगर शरीर नहीं रुकता है, क्योंकि शरीर आगे जा रहा था तो शरीर लगातार आगे ही जाते रहना चाहता है। इसलिए आगे की ओर ऐसे झटका लगता है जब बस अचानक रुक जाती है तो। ठीक है ना, तो जब चलती हुई बस अचानक रुक जाती तो आगे की ओर झुक जाता है। शरीर क्यों झुकता है? क्योंकि शरीर लगातार आगे जा रहा था। तो शरीर, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार शरीर आगे जाने की ओर गतिशील था, तो वो आगे ही जाते रहना चाहता है, मगर बस रुक जाती है। शरीर तो आगे जाता रहना चाहता है, क्योंकि शरीर पे तो कोई बाह्य बल लगा नहीं। ठीक है ना, तो शरीर आगे जाते रहना चाहता है, बस रुकी तो शरीर आगे को झुक जाता है। वही लिखा है कि बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर धक्का लगना। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने देखा होगा कि मान लो जैसे हम लोग हथौड़ा, यहाँ पे हथौड़ा लगा होता है, जब इसको ऐसे कसते हैं तो हथौड़ा नीचे की ओर आ जाता है। मारा ये हथौड़ा, ये नीचे की ओर आ जाता है, जो यहाँ पे लोहे का लगा है। ऐसे उसको, हथौड़े को कसने के लिए उसके हत्थे को ऐसे जमीन पे मारते हैं ताकि वो लोहे का वो नीचे आकर एकदम कस जाए। तो होता यह, जैसे हमने इसको जमीन पे मारा, हत्था तो तुरंत विरामावस्था में आ गया, और जो इस पे लोहे का हथौड़ा है वो भी नीचे आ रहा था, तो वो लगातार नीचे ही आते रहना चाहता है। ठीक है ना भाई, वो एक बार अगर नीचे करने पे गति में आ गया तो वो गति में ही रहना चाहता है। तो जमीन पे लगने पे ये हत्था तो रुक जाता है, मगर जो हथौड़ा है वो चूंकि नीचे आ रहा था, वो नीचे ही आना चाहता है, तो वो इसमें आकर के कस जाता है। ठीक है ना, वो नहीं रुकता है। ठीक, तो वही लिखा है कि हथौड़े के हत्थे को जमीन पर मारने पर हथौड़े का नीचे आना। जब हम हथौड़े के हत्थे को ऐसे जमीन पे मारेंगे, वो हथौड़ा है वो नीचे आ जाएगा और एकदम कस जाएगा। ठीक है ना, हुआ क्या, ये तो अचानक से रुक गया, मगर इसके रुकने पर जो हथौड़ा है, भाई ये तो रुक गया, हथौड़ा भी नीचे आ रहा था, वो नहीं रुका, वो तो गति में, तो गति में ही रहना चाहता है। बात समझ गए ना? ठीक है। अब गति का जात्व देखने के बाद में विराम का जात्व देखते हैं क्या होता है। विराम के जात्व का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, मतलब अगर वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना चाहती है। ठीक है ना, मतलब वस्तु में एक गुण होता है जो उसकी विरामावस्था में होने का विरोध करता है। ठीक है ना, वस्तु नहीं चाहती है कि वो
विरामावस्था से गति में आए। भाई कोई चीज़ अगर रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी ना, वो रुकी ही रहना चाहती है। अब वो ये नहीं चाहती कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, वो विरामावस्था से गति में आए, तभी हमें उसके ऊपर बल लगाना होता है। तो वस्तु का वह गुण जो उसकी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब वस्तु विरामावस्था में ही रहना चाहती, वो नहीं चाहती कि उसकी विरामावस्था में परिवर्तन हो, तभी तो बल लगाना होता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी विरामावस्था में कोई चेंज हो। वस्तु का वह गुण जो उसकी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है विराम का जड़ कहलाता है। ठीक, वस्तु का वह गुण जो उसके विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है विराम का जड़ कहलाता है। अब ये इसका एग्जाम्पल मान लो कि बस में आप ऐसे रुके हुए हो, ठीक, बस रुकी, आप भी रुके हो। अब जैसे ही अगर अचानक बस चलेगी तो आप पीछे को झुक जाओगे। हुआ क्या, बस तो गति में आ गई, आप रुके हुए थे तो आप रुके ही रहना चाहते हो। तो होता क्या, जब बस तो आगे चली जाती है, आपका ऊपर का शरीर वहीं रह जाता है जहां वो था, इसीलिए बस के आगे जाने पर आपको पीछे की ओर से झटका ऐसा लगता है। दूसरी चीज, अगर कोई गीला कपड़ा है, जैसे मान लो ये अगर गीला कपड़ा है, तो होगा क्या, जब हम इस गीले कपड़े को ऐसे करेंगे तो इसमें से पानी की बूंदें अलग हो जाएंगी। हुआ क्या, हमारे ऐसे करने पे कपड़ा तो नीचे आ गया, मगर पानी की बूंदें जहां थी वहीं रहना चाहती हैं। यही तो लिखा है कि वस्तु का वह गुण जो उसकी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। भाई यहाँ पे ये कपड़ा भी विराम में था, पानी की बूंदें भी विराम में थी, तो बल लगाने से कपड़ा तो आ गया गति में, मगर पानी की बूंदें विरामावस्था में थी, वो विरामावस्था में ही रहना चाहती हैं। मतलब पानी की बूंदें रुकी हुई थी, वो रुकी ही रहना चाहती हैं, और कपड़ा नीचे आ जाता है, इसलिए पानी की बूंदें कपड़े से अलग हो जाती हैं। तो एक तो एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि गीले कपड़े को फटकारने पर पानी की बूंदों का अलग होना, समझ गए ना, कि कपड़ा तो गति में आ गया मगर पानी की बूंदें विराम में ही रहती, इसलिए वो अलग हो जाती हैं। एक और एग्जाम्पल अच्छा देखो तो समझने के लिए, मान लो ये डस्टर है, ये कॉपी, इस पे मैंने इसको ऐसे रख दिया, डस्टर को मैंने रख दिया कॉपी पे, ठीक ठीक। अब अगर मैं झटके से ये कॉपी इधर करूँगा, ठीक, तो ये कॉपी तो विरामावस्था में आ जाएगी, क्योंकि हमने इस कॉपी पे बल लगाया तो कॉपी तो विरामावस्था में आ जाएगी। मगर ये डस्टर, अगर झटके से कॉपी को इधर करूँगा तो ये कॉपी तो गति अवस्था में आ जाएगी, मगर ये डस्टर विरामावस्था में था। और न्यूटन ने क्या बताया था, जो चीज़ जिस अवस्था में होती वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर ये डस्टर रुका हुआ है तो ये रुका ही रहना चाहता है। तो इस डस्टर का वह गुण जो इसके रुके हुए होने का विरोध करेगा, वही तो विराम का जड़ तो है। तो होगा क्या, जैसे ही हम इसको खींचेंगे कॉपी को, कॉपी तो इधर आ जाएगी और डस्टर यहीं रहेगा, तो वो नीचे गिर जाएगा। आई बात समझ में? क्यों गिर जाएगा? क्योंकि डस्टर विरामावस्था में है और डस्टर का एक गुण जो इसे विरामावस्था में ही रखेगा। डस्टर ये नहीं चाहेगा कि ये गति में आए, तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। देखना, ये है, इसको अचानक खींचा, ये नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि डस्टर विरामावस्था में था, ये विराम में ही रहा। कॉपी पर हमने बल लगाया तो कॉपी तो गति में आ गई, ये विराम में ही रहा। ये देखो, ठीक। जातों का तीसरा पार्ट है दिशा का जातों। होता क्या है, कोई चीज, कोई वस्तु जिस दिशा में चल रही होती है वो एक्चुअली उसी दिशा में चलती रहना चाहती है, वो अपनी दिशा में भी परिवर्तन हो ऐसा नहीं चाहती है। तो वस्तु का वह गुण जो उसकी दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है, दिशा का जातों कहलाता है। मतलब किसी वस्तु में अगर उसकी दिशा में परिवर्तन किया जाए तो वस्तु नहीं चाहती कि उसकी दिशा में परिवर्तन हो। ऐसे समझो, मान लो आप एक बस में बैठे हो, बस सीधे जा रही है और अचानक बस इस ओर घूम जाए, तो बस जब ऐसे घूमेगी तो आप उस ओर झुक जाओगे, क्योंकि हम तो इसी दिशा में जाते रहना चाहते थे। अब बस घूम गई तो हम अभी भी इसी दिशा में जाते रहना चाहते हैं। तो पीछे कुछ होता है तो उससे सर लग भी जाता है, कभी कभार चोट भी लग जाती है कि बस तो अचानक इधर घूम गई, मगर हम जिस दिशा में जाना चाहते थे उसी दिशा में जाते रहना चाहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जब कभी कोई चीज अचानक से घूम जाए तो जिस दिशा में हम जाए तो उसी दिशा की ओर सर में या कहीं पे चोट वगैरह भी अक्सर लग जाती है। तो बस के अचानक घूमने पर धक्का लगना, हमने लिखा धक्का ना लगना,
ठीक है ना भाई, बस ऐसे सीधे जा रही है, अब अचानक घूमी तो हम इसी दिशा में जा रहे तो हम इसी दिशा में जाते रहना चाहते। दूसरी चीज, मान लो एक साइकिल का पहिया है, अब ये ऐसे घूमता है, तो जो यहाँ पे जो मिट्टी या कीचड़ वगैरह कुछ इस पहिए पे लगा है, तो वो इससे जैसे यहाँ पे है तो ये इससे छूट करके इसके सामने इसके स्पर्श रेखीय दिशा में छूट के जाता है। तो यहाँ पे एक मडगार्ड लगा देते हैं ताकि साइकिल घूमी, तो साइकिल इस समय तो इस पार्टिकल की दिशा ये वाली थी, जब ये पहिया इसको घूम रहा था तो ये छूट करके इधर जाता है। अब पहिया की तो यहाँ पर इस पार्टिकल पर ये जो पहिया है इसकी तो दिशा लगातार बदल रही भाई, इस पॉइंट की दिशा जो पहिया का ये पॉइंट है तो लगातार इसकी दिशा चेंज हो रही है, मगर चूंकि जो कीचड़ था, जो गंदगी लगी थी वो इस दिशा में जा रहा था, तो वो पहिए पर का तो दिशा चेंज हो गई भाई, पहिए के तो इस पॉइंट की इधर थी, अब इधर थी, हर पॉइंट पे बदल रही, मगर गंदगी की दिशा वही रहती जिस पर वो जा रही थी, तो ये छूट करके मिडगार्ड पे लगता है आकर के। इसीलिए क्योंकि ऐसा होता, क्योंकि वो उसके जो गंदगी होती वो इस पहिए के स्पर्श रेखीय दिशा में जाना चाहती, ऐसे समझो। मान लो यहाँ पे है, अब ये वाला पार्टिकल तो इधर आ गया, मगर जो यहाँ पे गंदगी थी वो इसके स्पर्श रेखीय दिशा में, भाई यहाँ पर जब ये आया तो यहाँ पर तो इसकी दिशा यही थी ना, अब पहिया इधर घूम गया, मगर गंदगी चूंकि पहले ही इधर जा रही थी तो ये इधर ही जाने रहना चाहती है, तो यहाँ पे ये मडगार्ड लगा है तो यहाँ पे वो आकर के लग जाती है। तो यही है, साइकिल के पीछे पर, साइकिल के पहिए के ऊपर मडगार्ड लगा देते हैं ताकि जो गंदगी हो वो इससे चिपकी तो रहेगी नहीं, जब साइकिल चलेगी तो ये इससे अलग होगी, ठीक है ना। क्यों अलग होगी? क्योंकि ये जिस दिशा में जा रही थी वो उसी दिशा में जाते रहना चाहेगी। अब पहिए के तो हर एक पार्टिकल की दिशा हर समय बदल रही है, लेकिन ये जो गंदगी लगी है, जो धूल मिट्टी लगी है, वो बदल नहीं पाती है, वो उसी दिशा में जाते रहना चाहती है जिस दिशा में वो जा रही थी, इसलिए इस पर मडगार्ड लगाते। तो आप समझ गए होंगे, वस्तु का वह गुण जो उसकी दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है, दिशा का जड़ तो कहलाता है। और ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। अब संवेग देख लो क्या होता। चलो अब इसके आगे देखते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। संवेग जो है किसी वस्तु का जो वेग होता है, उसके वेग के और उस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। समझ गए बात? किसी वस्तु का वेग और उसका द्रव्यमान, इसका जो गुणनफल है यही उस वस्तु का संवेग है। किसी वस्तु का संवेग p उस वस्तु के वेग और द्रव्यमान, उसी वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु का वेग और जिस वस्तु का संवेग बताया जा रहा है, किसी वस्तु का संवेग p उस वस्तु के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, p बराबर m गुणा v, p इज इक्वल टू mv। ठीक, अब वेग आपको पता है, वेग एक सदिश राशि है, तो संवेग भी एक सदिश राशि होगी, तो ये भी लिख लो कि संवेग सदिश राशि है। ठीक है भाई, संवेग में ये v आ रहा है और v आया है वेग से, और ये जो वेग है ये सदिश राशि है, और सदिश राशि के ऊपर ऐसे भी बना दो तो और ज़्यादा स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि ये सदिश राशि है। हालांकि कक्षा 9 के स्तर पे ये नहीं आता है, मगर फिर भी हमने आपको समझाने के लिए दिखा दिया कि जो संवेग है वो एक सदिश राशि है, क्योंकि अब जो संवेग p है उसमें वेग आ रहा है, वेग सदिश है, तो फिर संवेग भी सदिश होगा। ये जो तीर बनाया इसका केवल ये मतलब है कि एक सदिश राशि है, सदिश राशि को दिखाने के लिए ये तीर बना दिया। तो संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे संवेग का मात्रक क्या होता है तो क्या बताओगे? संवेग का मात्रक क्या होता है? अब इसका मात्रक निकाल लो, संवेग बराबर p, और इसका क्या मात्रक होता है? द्रव्यमान का किलोग्राम, और चाल का मीटर पर सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो हो गया अपना संवेग। अब संवेग पर कुछ दो चार क्वेश्चन भी देख लिए जाए। ये अपना संवेग पे सवाल भी आ गया तुरंत है, ये रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर ये अपने को दिया हुआ, इसमें जहाँ जहाँ पे खाली जगह है वो भर देना है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान है 75 किलोग्राम, चाल है 2 मीटर पर सेकंड, तो संवेग कितना होगा? संवेग का क्या बताया था? P बराबर mv, ठीक है ना। संवेग बताया था P बराबर mv, तो यहाँ पे m यानी द्रव्यमान 75 दिया है, m हो गया, चाल दिया है 2, अब 75 दूना 150, पहला सवाल हो गया 150। बस ऐसे कभी मत लिखना 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक। अगला 1600 ग्राम द्रव्यमान है और संवेग दिया है 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, चाल बतानी है, ठीक है। अभी निकाल दो चाल। P बराबर mv, तो v बराबर P बटे m, भाई v बराबर P बटे m हुआ। P कितना है? 80 है, ठीक। ये है 1600 ग्राम। अब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 1 किलो है और 600 ग्राम और है, यानी कि 1.6 किलो हो गया। ये 1.6 किलो हुआ, क्योंकि इसको हमें किलो में रखना है भाई। 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 1 किलो 600 ग्राम है, और 600 ग्राम को 0.6 कर दिया। अब क्या करना है? अब यहाँ पे 1.6 किलो आया नीचे, ऊपर आपका ये था ही संवेग। अब इसको पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दो। अब 16 पंचे 80 और 1 ये वाला जीरो 50। ये देखो 2000 किलो दिया है द्रव्यमान और चाल दिया है 5, तो ठीक है। P बराबर mv लगा दो। इसमें क्या है, इस वाले सवाल को इधर कर देते हैं, ठीक है ना। m कितना है? 2000 किलो, चाल है 5, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 कई जीरो, 1 2 3 3 जीरो लगा दो, 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई ना बात। अगला सवाल 0.02 किलोग्राम और 400 मीटर पर सेकंड, ये मास दिया है, ये द्रव्यमान दिया है, वो चाल दिया है, तो संवेग क्या होता है? फार्मूला P बराबर mv। m है, m कितना है? 0.02 है। v कितना है? 400 है। अब बहुत लोगों को ये पॉइंट वाला, दशमलव वाला गुणा करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये गुणा देखो कैसे होती है। 400 था ना, ये 0.02 था, 2 जीरो हम 0 2 जीरो 0, 4 दूना 8, 0 0 0 0 0 0 0 चौक 0 0 0 8 0, कई अंक बाद दशमलव है, 1 और 2 अंक बाद दशमलव, इधर भी 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1 2 यहाँ पे दशमलव, 8 आ गया, 8 लगा दो यहाँ पे। 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, नोट करो। ये एक और क्वेश्चन देखो, संवेग वाला है। 100 किलोग्राम की मोटरसाइकिल का वेग 36 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़कर 54 किलोमीटर प्रति आवर, 36 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। एक मोटरसाइकिल है जिसका जो द्रव्यमान है वो 100 किलोमीटर, जिसका द्रव्यमान 100 किलो है और उसका वेग 36 से बढ़कर के 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ ये बताना है। ठीक, बता देंगे। पहले देख लो, जब 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी इस मोटरसाइकिल की चाल, तब इसका संवेग कितना था। फिर 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, तब संवेग कितना है। दोनों संवेग निकाल लेंगे, संवेग में कितना परिवर्तन हुआ देखो भाई। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, बहुत बच्चे पता है क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा पे और 100 किलोमीटर की मोटरसाइकिल पे संवेग निकालना है, तो उन्होंने लिखा P = mv और मास लिख दिया द्रव्यमान 100 और चाल लिख दिया 36 और इसको गुणा करके 3600 करके आगे कैलकुलेशन करके ही करके चले आए वहां से।
अरे भैया आप ये देखो, ये किलोग्राम है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाओ, क्योंकि किलोग्राम के साथ में मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू रखी जाएंगी, तब होगा सॉल्व। समझ गए? ऐसे ही ना कर दिया करो जल्दी में। तो सबसे पहले तो इनको सबको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कर लिया जाए, फिर आगे सवाल देखें क्या होता है। तो 36 किलोमीटर पर आवर है। आपको बताया था पिछले वाले पार्ट में जो मोशन पढ़ाया था कि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो किलोमीटर प्रति आवर को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक, अभी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बनाओ। तो 36 गुणा 5/18, अब ये कितना हो गया 18 दूना 36 यानी कि 5 दूना 10, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ये जो 36 किलोमीटर पर आवर, ये 10 मीटर पर सेकंड लिखा है। अब इसको वो कितने मीटर पर सेकंड होगा, 54 है, इसको भी मीटर पर सेकंड बनाओ। 5/18, 18 एकम 18, 18 थी यहीं 54, 5 थी यहीं 15 मीटर पर सेकंड। 54 किलोमीटर पर आवर की जगह 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड कर दो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह। ठीक, अब सॉल्व करो। तो पहले इसका वेग था 36 किलोमीटर पर आवर, तो पहले वाले वेग के लिए P1 कर दो। P1 पहले, अच्छा द्रव्यमान तो वही रहा, तो ये तो 100 ही रहा। और पहले इसका वेग कितना था, 36 था। अगर 36 लिखेंगे नहीं 10 लिखेंगे किलोमीटर पर सेकंड में, तो द्रव्यमान उतना है और चाल है ये 10। कितना हो गया 1000। अभी इसको चलो अच्छा लिख दें। ठीक, दूसरी बार बाद में संवेग कितना हो गया P2, द्रव्यमान तो 100 ही रहा, कितना हो गया 15, कितना आ गया 1500। हमें क्या बताना है, हो जाए तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ भैया। पहले वेग 36 था, ठीक, अब वेग हो गया 1500, तो अब वेग ज्यादा हो गया तो संवेग में परिवर्तन निकाल लो। तो कितना हुआ परिवर्तन, बाद वाले से जो संवेग उससे पहले वाला घटा दो। बाद में कितना था 1500, बाद में हुआ था माइनस, शुरुआत में था 1000, तो कितना परिवर्तन हुआ 500 का हुआ। तो जो परिवर्तन हुआ 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलो हम लोग अब आगे चलें। ये वाला जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, इसमें एक चीज़ मैंने थोड़ा सा गलत बोल दी है जिससे कुछ कंफ्यूजन होगा, वो जरा मैं क्लियर कर दूं। मैंने कहा कि पहले वेग 36 था, ये जो अभी वाला जो सवाल लगाया संवेग वाला, इसमें आपने देखा होगा मैंने कहा पहले वेग 36 था, अब वेग हो गया 1500। तो एक्चुअली ऐसा नहीं बोलना था, पहले संवेग उसमें था 1000, बाद में संवेग हो गया था 1500 और हमें संवेग का अंतर निकालना था। तो 1500 में से 1000 माइनस कर दिया। भाई पहले संवेग 1000 था, बाद में 1500 हो गया था संवेग, तो 1500 और संवेग का अंतर निकालना है, तो 1500 में से 1000 माइनस कर दिया था। और मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि पहले वेग था 36, बाद में संवेग हो गया 1500, ऐसा कुछ बोला, तो वो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो मैंने कहा ये पहले मैं क्लियर कर दूं, फिर आगे चीज बताता हूं। चलो अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखने के बाद एक अगली चीज समझते हैं इस चैप्टर में, वो है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन के दूसरे नियम को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझते हैं।
इसको समझने के लिए आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये चौक आपकी तरफ आए तो क्या आप इसको हाथ से पकड़ के रोक लोगे? आप कहोगे हाँ रोक लेंगे। अगर ये चौक मेरी तरफ आए तो हम इसको रोक लेंगे। ठीक है। तो क्या इस चौक के द्रव्यमान के बराबर, इस चौक के वजन के बराबर इतनी ही छोटी कोई और चीज आपकी तरफ फेंकी जाए तो क्या आप उसको रोक लोगे? बताओ आप। जैसे आप इस चौक को हाथ से पकड़ के रोक ले रहे हो, तो क्या इसी चौक के द्रव्यमान के बराबर इसी आकार की कोई चीज आपकी तरफ आए तो क्या आप उसको रोक लोगे? तो आप अगर कहते हो कि हाँ हम रोक लेंगे, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या बंदूक से निकली हुई गोली को आप ऐसे ही हाथ पकड़ के रोक लोगे जैसे आपने इस चौक को रोका? तो उसको आप नहीं रोक पाओगे। क्यों? आकार तो उसका भी इतना ही होता है, भार भी शायद उसका इतना ही हो, मगर फिर भी आप उसको नहीं रोक पाओगे। क्यों नहीं रोक पाओगे? क्योंकि उसकी चाल बहुत ज़्यादा है और इस चौक की चाल मतलब रफ्तार बंदूक की गोली की तुलना में बहुत कम है। अब बंदूक की गोली की चाल बहुत ज़्यादा है, इसलिए बंदूक की गोली को रोकने के लिए बल भी बहुत ज़्यादा लगाना होगा। ठीक है। और इस चौक की जो चाल है वो काफ़ी कम है, तो इसको रोकने के लिए बल भी काफ़ी कम लगाना होगा, उतना बल हम लगा देंगे। बात समझ में आई? तो क्या हम इस चीज़ से ये बात कह सकते हैं कि किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा चाल होगी उतना ज़्यादा उस पर बल लगाना होगा? ये बात कह पा रहे हैं? इतनी बात आप समझ गए? बंदूक की गोली और चाल, और बंदूक की गोली और इस चौक के एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि किसी चीज़ पर जो हम बल लगाते हैं वो उसकी चाल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जितनी ज़्यादा चाल होती उतना ज़्यादा बल होता है। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई कि जो बल यानी कि फोर्स होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है v के। v का मतलब है वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक। और बंदूक की गोली चूंकि सीधी रेखा में चलती तो वहां पे वेग और चाल की बात हो जाती है। बात आप समझ गए होंगे कि जितनी ज़्यादा चाल होगी उतना ज़्यादा हमें बल लगाना होगा। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई चीज़ बहुत धीमे 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 आपकी ओर आ रही है। ठीक है ना? जैसे मान लो ये डस्टर है, ये बहुत धीमे 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 आपकी तरफ आ रहा है। ठीक। तो क्या ये डस्टर आपकी तरफ बहुत धीमे धीमे आ रहा है तो क्या आप इसको रोक लोगे? भाई बंदूक की गोली को तो आप इसलिए नहीं रोक पाए कि वो बहुत तेज आ रही थी। अगर बंदूक की गोली बहुत धीमे आपकी तरफ आए, इस तरह से बंदूक की गोली इस तरह से काफ़ी धीमे आपकी तरफ आए तो आप रोक लोगे? भाई जैसे आपने इस चौक को रोक लिया, वैसे ही अगर बंदूक की गोली इतने धीमे आए तो आप उसको रोक लोगे ऐसे हाथ से। बंदूक की गोली आप इसलिए नहीं रोक पाते क्योंकि उसकी चाल बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या किसी चीज़ को हम रोक लेंगे किसी चीज़ को अगर उसकी चाल बहुत कम होगी? आप बताइए। अगर आपको लगता है कि हाँ अगर किसी चीज़ की चाल बहुत कम है तो हम उसको रोक लेंगे, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की चाल बहुत कम है तो आप उसको रोक लोगे, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली होती उससे पहले बहुत धीमे हो जाती है, तो क्या आप चलती हुई ट्रेन को ऐसे हाथ लगा के रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे। एक ट्रक बहुत धीमे चल रहा है तो क्या आप उसको हाथ लगा के रोक लोगे? बताओ, नहीं रोक पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे एक बात ये बताओ कि जब ये छोटी सी चौक काफ़ी धीमे आपकी ओर आए तो आप इसको तो हाथ लगा के रोक लेते हो, मगर एक ट्रक काफ़ी धीमे आपकी ओर आ रहा हो या एक ट्रेन काफ़ी धीमे आपकी ओर आ रही हो तो आप उसको हाथ लगा के नहीं रोक पाते हो। क्यों नहीं रोक पाते हो बताओ? इसलिए नहीं रोक पाते क्योंकि जो ये चौक है इसका जो वजन है, जो इसका द्रव्यमान है वो काफ़ी कम है और ट्रेन का या ट्रक का द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको नहीं रोक पाएंगे। आप यूँ समझो, एक काफ़ी बड़ा पत्थर भी अगर आपकी तरफ बहुत धीमे धीमे भी आ रहा हो तो भी आप क्या उसको हाथ लगा के रोक लोगे? बताइए। काफ़ी बड़ा पत्थर एज्यूम करो, सोचो, कल्पना करो, बहुत बड़ा पत्थर है, वो आपकी ओर आ रहा है एकदम धीमे धीमे, तो भी क्या आप उसको हाथ लगा के रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा है। मतलब हम किसी चीज़ पर बल
लगाना उस पर बहुत ज़्यादा होगा, ट्रेन को या ट्रक को या काफ़ी ज़्यादा विशाल पत्थर को रोकने के लिए बल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। क्यों? क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आई? उनको रोकने के लिए भाई बल बहुत ज़्यादा लगाना होगा। तो क्या हम ये और इसी तरीके से काफ़ी बड़ा पत्थर है तो उसको धक्का देने में और इस चौक को धक्का देने में किसमें ज़्यादा बल लगाना होगा? पत्थर को खिसकाने में ज़्यादा बल लगाना होगा, क्योंकि पत्थर का वजन ज़्यादा है। ठीक, मतलब यहाँ पर हम एक बात और कह सकते हैं कि जो बल है ये किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी उसके वजन के भी अनुक्रमानुपाती होता है। भाई आप एक पत्थर को खिसकाने में आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी होगी और इस चौक को खिसकाने में कम बल लगाना होगा। क्यों? क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है। तो जो बल है वो वजन के भी अनुक्रमानुपाती हो गया कि जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ज़्यादा बल लगाना होगा। तो दूसरी बात भी देख लो, जैसे F अनुक्रमानुपाती V है तो इसी तरह से हम कह सकते हैं F का मतलब अनुक्रमानुपाती F जितना V जितना ज़्यादा होगा F उतना ज़्यादा। V यानी चाल जितनी ज़्यादा होगी बल उतना ज़्यादा होगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं बल अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के यानी कि M के। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कि जो बल है वो चाल के अनुक्रमानुपाती होता है और जो बल है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती MV, ठीक। चलो ये समझ में आया कि F अनुक्रमानुपाती MV मैंने कैसे लिखा। F अनुक्रमानुपाती M यहाँ से आया, F अनुक्रमानुपाती V यहाँ से आया, तो ये हो गया F अनुक्रमानुपाती MV। और अभी आपको पहले बताया कि MV को मास और वेलोसिटी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो अगर F अनुक्रमानुपाती MV है तो क्या हम F अनुक्रमानुपाती P कह सकते हैं? देखो F अनुक्रमानुपाती P और P का मतलब है संवेग। बल अगर चाल के अनुक्रमानुपाती है और बल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है तो बल जो है वो चाल और अनुक्रमान बल जो है चाल और द्रव्यमान दोनों के अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब बल उस संवेग के भी अनुक्रमानुपाती हो गया। ठीक, अब और आगे की बात समझो। आपको मैंने गति के पहले नियम में एक बात ये बताई थी कि कोई चीज़ अगर गति में है, एक समान चाल से कोई चीज़ अगर गति में है तो उसको गति में रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है। एक एग्जाम्पल से आप फिर समझ लो इस चीज़ को जो आपको पहले नियम में समझाई थी कि मान लो ये एक ठेला है, इसमें ये पहिए लगे हैं और एक व्यक्ति है ये इसको खींच रहा है, इधर इस ओर से इसे धक्का दे रहा, ठीक। और ये जो ठेला है ये इस ओर चल रहा है, ये जो व्यक्ति इसको धक्का दे रहा है इस पर ये बल लगा रहा है आपका मान लो 5 न्यूटन का बल ये इधर लगा रहा। और इस तो और जो जमीन इसको रोकने का प्रयास कर रही है उसको घर्षण बल बोलते हैं, वो इस दिशा में लग रहा है, ये भी 5 न्यूटन का है। ठीक है ना। और ये व्यक्ति इस ठेलिया को चलाते हुए ले आया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। तो अब ये जो ठेला चल रहा है तो ये व्यक्ति जो इस पे 5 न्यूटन का बल इस दिशा में लगा रहा है, क्या ये ठेला इस बल की वजह से चल रहा है? नहीं, आपको समझाया था। ये ठेला तो एक्चुअली एक बार अगर ये व्यक्ति इस ठेले को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल पर ले आया तो अब इसको इस ठेले को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल पर रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं है, मगर एक बल इस पे जमीन लगा रही है जो इसको रोकने का प्रयास कर रही है, उसको घर्षण बल बोलते हैं, जो इस दिशा में लगा रही है। तो इस घर्षण बल को
समाप्त करने के लिए ये 5 न्यूटन बल इधर को लगाता ताकि ये घर्षण बल जो है समाप्त हो जाए, कट जाए। अब ये ठेलिया अपने आप चलती जा रही। इस पे आप समझ सकते हो कि एक संतुलित बल लग रहा है, 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, और ये ठेलिया अपने आप चल रही है। आपको एक चीज और भी बताई थी, ना बताई हो तो फिर बता दूं कि अगर संतुलित बल है किसी चीज पे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो रुकी ही होगी। ये देखना होगा संतुलित बल लगने के पहले वो रुकी थी या गति अवस्था में थी। जैसे ये ठेलिया है या ठेला है, इस पे संतुलित बल 5 न्यूटन का इधर लग रहा, 5 न्यूटन का इधर लग रहा, मगर तब लग रहा जब ये 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। तो ये संतुलित बल लगने के बाद भी इसकी जो चाल है उस पर कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो संतुलित बल पे हमेशा कोई चीज रुकी हुई हो कोई जरूरी नहीं है। देखो संतुलित बल लगा मगर ये चीज गति अवस्था में है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने आपको समझाया कि किसी वस्तु को एक समान गति अवस्था में रखने के लिए बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब अगर ये व्यक्ति इस पे बल लगाएगा तो क्या होगा, चल तो ये अपने आप रही है। अगर ये व्यक्ति इस पे 5 न्यूटन बल जरूरी क्योंकि 5 न्यूटन घर्षण बल लग रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है और ये इसको 10 मीटर पर सेकंड पे ले आया। आप इसको एक जो है अपने जीवन के भी एग्जाम्पल से समझो। आप साइकिल चलाते हैं तो आप मेहनत करके ताकत लगा के साइकिल को एक निश्चित स्पीड पर ले आते हैं, ठीक। और उस निश्चित स्पीड पर साइकिल को बनाए रखने के लिए आपको एक निश्चित बल है उतना ही लगाते रहना होता है, ठीक। और साइकिल अपने आप उसी स्पीड में बनी रहती है। आप लोग करते हुए ऐसा ना कि एक स्पीड बना ली उसी पर साइकिल चलाते जा रहे हैं, तो साइकिल को उस स्पीड तक लाने में तो बल लगा, लेकिन एक निश्चित स्पीड पे बनाए रखने के लिए हमको एक निश्चित बल लगाते रहना है जो उसके घर्षण बल को कैंसिल करता है, साइकिल अपने आप चलती जाएगी। ऐसे ही ये व्यक्ति 5 न्यूटन का बल इधर लगा रहा है और ये 5 न्यूटन का बल इस ओर का ये जो घर्षण बल लग रहा है इसको कैंसिल कर रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड से इस साइड चलता जा रहा है। अब आप ये बताओ कि अगर ये व्यक्ति इस ठिलिया पे और ज़्यादा बल लगाए 5 न्यूटन के बजाय 6 न्यूटन 7 न्यूटन 8 न्यूटन 10 न्यूटन तो क्या होगा, तो जो इसकी चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाएगी। भाई आप अपनी साइकिल को एक स्पीड पे ला के चला रहे हो, अब उस जिस स्पीड पे आपने एक स्पीड बना ली उसी पे आप साइकिल चला रहे हो। अब अगर आप और ज़्यादा बल लगाओगे तो क्या होगा, तो साइकिल की रफ्तार और तेज हो जाएगी, साइकिल की चाल और ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये व्यक्ति इस ठेले पे और ज़्यादा बल लगाएगा तो क्या होगा, ये 10 मीटर पर सेकंड से था 12 से हो जाएगा, फिर 15 से हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। जितना ज़्यादा बल लगाता जाएगा उतनी जल्दी जल्दी इसकी स्पीड बदलती जाएगी। आपको बात समझ में आ रही ना। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे हो कि बल जितना ज़्यादा लग रहा है इसकी स्पीड जो है वो उतनी बदलती चली जा रही, जैसे जैसे बल लगा है वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है वो बदल रही है। आपको ये बात समझ में आई ना कि बल जितना ज़्यादा लगा है उतनी इसकी जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा बदल रही है, ठीक है। अब जो है ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में अगर ये बल को बढ़ाता जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक। और अगर स्पीड बढ़ती जाएगी तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वो कम होता जाएगा। भाई हमें अगर यहाँ से यहाँ तक जाना और अगर हम अपनी स्पीड तेज करेंगे तो हमारे स्पीड के तेज होने से जो समय होगा वो कम होगा ना। भाई इसको अगर यहाँ से यहाँ जाना है और ये अपने बल को लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा है, बल लगातार ये बढ़ाता चला जा रहा है तो इसकी चाल बढ़ती चली जा रही है। और अगर इसकी चाल बढ़ती चली जा रही है तो जो इसका यहाँ से यहाँ तक लगने वाला समय है वो जो समय है वो कम होता चला जा रहा है। भाई नहीं समझ पा रहे, भाई मुझे यहाँ से वहाँ जाना है और अगर हम अपना चाल अपनी स्पीड खूब ज़्यादा कर देंगे तो जो समय लगेगा वो कम होता चला जाएगा। तो जो बल है
बल व्युत्क्रमानुपाती हो गया समय, क्योंकि जो बल जितना ज्यादा लगेगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होती चली जाएगी उतना कम समय लगेगा। तो बल जितना ज्यादा लगेगा समय उतना कम लगेगा। आप समझ गए होंगे, ठीक। बल जितना ज्यादा लगेगा समय उतना कम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि बल ज्यादा लगेगा तो चाल ज्यादा होती चली जाएगी, चाल ज्यादा होती चली जाएगी तो समय कम होता चला जाएगा। तो यहां पर F व्युत्क्रमानुपाती हो गया T के, या F अनुक्रमानुपाती हो गया T के। इसका मतलब फिर समझ लो, अनुक्रमानुपाती का मतलब बल जितना ज्यादा वेग उतना ज्यादा, बल जितना ज्यादा वजन उतना, जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही ज्यादा बल लगाना होगा, ठीक। अब जितना ज्यादा वजन और जितनी ज्यादा चाल होगी इन दोनों के अनुक्रमानुपाती होगा, तो जितना ज्यादा संवेग होगा उतना ज्यादा बल होगा, और जितना ज्यादा बल लगेगा उतना ही कम समय लगेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस चीज से और इस चीज से क्या हम मिला के एक बात ये कह सकते हैं कि बल जो है ये अनुक्रमानुपाती होता है संवेग बटे समय का। बात समझे? अब अनुक्रमानुपाती होता है संवेग बटे समय का। अब जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आ जाता है, और यहां पे जो नियतांक है वो नियतांक 1 है। यहां पे नियतांक आ जाता है 1, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। F बराबर P बटे T। आपको समझ में आई बात? समझना भाई, यहां से यहां तक जाने में जो समय अंतराल है, जो समय परिवर्तन है, मान लो यहाँ पे 5:10 है, वहां पे 5:15 है, 5 सेकंड का समय अंतराल निकला। तो यहां से यहां तक जो समय बदलेगा वो कम होता चला जाएगा जितना ज्यादा ये बल लगाएगा। तो बल लगाने पे समय में जो चेंज होगा, भाई यहाँ पे समय कुछ हो, यहाँ पे समय कुछ हो, तो जो समय में चेंज होगा, और चेंज को, बदलाव को हमेशा डेल्टा से लिखते हैं, ठीक है ना। भाई यहाँ पे मान लो समय t2 है, यहाँ पे t1 है समय, तो यहाँ से यहाँ पर जितना समय लगा वो t2 माइनस t1 होगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना पूरी बात? भाई मान लो यहाँ पे समय है 10 और यहाँ पे है 11 मिनट, मान लो यहाँ पे 10 मिनट 11 मिनट, और इसको हमने माना t2 और इसको माना t1। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा वो कितना होगा? वो होगा t2 माइनस t1, और इसको डेल्टा t से लिखेंगे। और t2 कितना है? 11 माइनस 10 बराबर 1। अब अगर ये मिनट है तो 1 मिनट, घंटा है तो 1 घंटा। तो ये जो समय है ये समय अंतराल है, जो यहाँ से यहाँ तक बीच में समय लगा, समय का अंतर है, डेल्टा टी है। तो यहाँ पे डेल्टा लगा देते हैं कि बल जितना ज्यादा लगेगा समय उतना कम लगेगा, या समय अंतराल उतना कम होगा। और ये चूंकि समय में चेंज है, समय में परिवर्तन, इसलिए ये डेल्टा लगाया है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो समय t2 माइनस t1 निकला वो डेल्टा टी उसे कहते हैं। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक उसका कुछ संवेग भी बदलेगा, ठीक है ना। भाई यहाँ पे इसका वजन तो मान लो उतना ही रहा, मगर चाल अगर बदल जाएगी, और चाल बदल जाएगी मतलब v बदल जाएगा, और चाल के बदल जाने से ये पूरा संवेग भी तो बदल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक जो संवेग में परिवर्तन होगा उसको डेल्टा p लिख दिया। तो हमारा जो फार्मूला बना वो बना डेल्टा p बटे डेल्टा t। F बराबर डेल्टा p बटे डेल्टा t। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर लगता है, और एक नियतांक आता है। नियतांक यहाँ पे 1 है, तो 1 से डेल्टा पी का गुणा हो गया तो डेल्टा पी ही रहा, ठीक है। अब ये जो है यही न्यूटन का दूसरा नियम भी है। अब इसी चीज को एक और तरीके से समझते हैं। देखो जरा बच्चों, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इस पे बल लगाया गया, ये यहाँ से यहाँ पे आया, इसका द्रव्यमान मान लो m है, द्रव्यमान ये यहाँ पे आया, इसका m रहा, ठीक। और जो इसकी यहाँ पे चाल है v, वो है यहाँ पे u, और जो यहाँ पे भाई प्रारंभिक वेग को u मानते हैं और अंतिम वेग को v मानते हैं, यहाँ पे जो है वो है v, ठीक ठीक। तो यहाँ पे जो इसका संवेग होगा वो कितना होगा?
शुरुआत में इसका जो संवेग होगा वो कितना होगा, mu होगा, इसको P1 कह दो, जो इसका संवेग होगा वो mu होगा, और बाद में जो इसका संवेग P2 हो जाएगा वो mv हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चाल थी वो v थी और पहले जो चाल थी वो u थी। ठीक, यहाँ पे vu था, वहाँ पे v हो गया, क्योंकि आपको पता है प्रारंभिक वेग को हमेशा u और अंतिम वेग को v मानते हैं। तो जो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें निकालना है कि संवेग कितना बदला, जितना ज़्यादा बल लगेगा उतना ही ज़्यादा संवेग बदल जाएगा। तो संवेग के बदलने को निकालते हैं डेल्टा p बराबर P2 में से P1 हटा दो, तो भाई पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक संवेग कितना बदल गया। तो P2 कितना है mv और माइनस P1 कितना है mu बराबर m कॉमन ले लें इसमें, तो m ब्रैकेट में v माइनस u। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब तो ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसको हटा दें। तो mv माइनस mu आया डेल्टा p बराबर। ठीक, अब ये जो चीज निकली इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं। f बराबर डेल्टा p की जगह क्या रखा, m ब्रैकेट में v माइनस u बटे t डेल्टा t। मतलब जो यहाँ से यहाँ पे जो समय था, मान लो यहाँ पे समय t1 था, यहाँ पे मान लो समय t2 हो गया, तो जो समय में चेंज हुआ उसको डेल्टा t कहते हैं। डेल्टा t जो होता है वो होता है t2 माइनस t1, मतलब जो समय बाद में हो गया उससे पहले वाले को हटा दो तो पता चल जाएगा कि समय कितना बदला। f बराबर mv माइनस u बटे डेल्टा t। और आपको अच्छे से पता होगा कि v माइनस u बटे t को क्या कहते हैं। ये डेल्टा t भी एक समय का परिवर्तन भी तो एक समय ही है, तो ये भी तो समय ही है t। डेल्टा तो केवल ये पता नहीं, ये दो समय का अंतर निकला है तो समय का अंतर भी तो समय ही होगा। तो f बराबर m, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि v माइनस u बटे t, जहाँ पे v अंतिम वेग u प्रारंभिक वेग है, इसको a बोलते हैं। तो m और v माइनस यू बटे डेल्टा टी, इसको a कह दिया। अब ये ना समझना कि यहाँ डेल्टा, यहाँ तो डेल्टा नहीं है, ये भी समय है, ये भी समय है, ये भी वही समय जो दो पार्टिकल के बीच में समय लगा वो है, यहाँ पे भी वो समय है। ठीक है ना, डेल्टा टी ये समय का अंतर, ये भी एक समय होता है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी और ये, इन्हीं चीज को, ये जो दो फार्मूले निकले, ये और ये एक ही बात लिखी हुई, चाहे इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो इस पूरे बात का सारांश क्या निकला? इसका सारांश ये पूरी बात हमें समझ में आई कि किसी वस्तु पर हम जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उसका संवेग उतनी जल्दी बदल जाएगा। ठीक, किसी वस्तु पे हम जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उसका संवेग उतनी जल्दी बदलेगा। बात समझने की कोशिश करना। मैं फिर एक बार आपको, ये तो मैथमेटिकल आपको समझा दिया, फिर आपको एक बार हम अच्छे से समझाना चाहते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाए अच्छे से। देखो, मान लो ये एक मोटरसाइकिल, कोई कुछ है, ये पार्टिकल है, मान लो ये, ठीक, इसकी यहाँ पे जो चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इसका जो वजन है वो मान लेते हैं हम 1 है, 1, इसका वजन मान लो 1 है, 1 किलो है। ठीक, 1 kg समझने के लिए।
कोई पार्टिकल है, उसका वजन 1 किलोग्राम है और चाल इतनी है, वजन 1 किलोग्राम, चाल इतनी हो गई, और जो समय लगा वो मान लेते हैं लगा आपका 5 सेकेंड। ठीक, पहला केस, इसको मान लो फर्स्ट केस। और अगली बार अगली बार यही चीज थी, 1 किलोग्राम वजन था, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे चाल थी, वहां पे 20 मीटर पर सेकंड चाल थी, और यहाँ पे जो समय लगा अब की बार दोबारा वो लगा 10 सेकंड। मतलब कि अब जो इसका संवेग होगा, अगर हम संवेग निकाल लें तो यहाँ पे जो इसका संवेग होगा p बराबर वो 10, और यहाँ पे जो संवेग होगा वो 20 हो जाएगा mv। हाँ, ये मास ये चाल, यहाँ पे संवेग 10 है, वहाँ पे 20 है। अब ये मत कहना यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी, समझने के लिए बता रहे, कोई सवाल नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए। हाँ, यहाँ पर पहले केस में, इस केस में, ये सेकंड केस है। ठीक, पहले केस में इसका संवेग 10 से 20 होने में 5 सेकंड लगे। ठीक, दूसरे केस में इसका संवेग 10 से 20 होने में 10 सेकंड लगे। संवेग उतना ही बदला जितना पहले वाले में बदला, जितना दूसरे वाले में बदला। पहले भी जो संवेग बदला वो 10 से 20 हुआ, तो जो संवेग में अंतर निकला डेल्टा p, वो 20 में से 10 घटा तो 10 निकला। दस किलोग्राम मीटर पर सेकंड यहां पे जो संवेग बदला। तो संवेग आप देखो दोनों में बराबर ही बदला, 5 सेकंड में भी उतना ही संवेग बदला और 10 सेकंड में भी उतना ही संवेग बदला। मगर 5 सेकंड में जब संवेग बदला तो संवेग बहुत जल्दी से बदल गया। यहां पर संवेग में परिवर्तन की दर बहुत ज्यादा थी, ये 5 सेकंड में ही बदल गया, और यहां पे संवेग में परिवर्तन की दर कम थी, ये 10 सेकंड पे बदला। अब आप मुझे ये बताओ, क्या जहां पर संवेग 5 सेकंड में ही 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बदल रहा है पहले केस में, वहां पे ज्यादा बल लगा, या जहां पे संवेग 10 सेकंड में बदला वहां पे ज्यादा बल लगा? बताइए आप भाई। जहां पर संवेग देखो बराबर बदला, वजन उतना ही रहा, चाल उतनी ही रही, संवेग बराबर बदला, केवल समय का अंतर हुआ। तो जहां पर संवेग पहले केस में जहां पर संवेग 5 सेकंड में बदला वहां पर ज्यादा बल लगा, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी से संवेग बदल गया। और जहां पे संवेग बदलने में कम समय लगा वहां पर कम बल लगा होगा। अब आप साइकिल के एग्जांपल पे आओ। आप साइकिल चलाते हो तो आपकी चाल बदलती है, चाल बदलती है, लेकिन जब आप कम बल लगाओगे तो धीरे धीरे चाल बदलेगी। ठीक है ना? मतलब घर्षण बल को कैंसिल करने के लिए जितना बल चाहिए उतना तो जरूरी ही है साइकिल को एक समान गति में बनाए रखने के लिए। उससे आगे बता रहे हैं कि फिर अगर आप कम बल लगाते रहोगे तो चाल धीरे धीरे बदलती रहेगी, ज्यादा बल लगाओगे तो चाल जल्दी से बदल जाएगी। वही, और चाल के बदलने से संवेग बदल रहा है। वही बात यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर 5 सेकंड में ही संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बदला, वहाँ पर संवेग जल्दी बदल गया, 5 सेकंड में ही बदल गया, तो यहाँ पे बल ज़्यादा लगा। और जहाँ पे 10 सेकंड में संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बदला, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर संवेग बदलने में 10 सेकंड का समय लगा, संवेग थोड़ा सा धीरे बदला, तो यहाँ पे बल कम लगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बल किसी वस्तु पर हम जितना लगाएंगे उतनी जल्दी उसका संवेग बदल जाएगा, और जितना कम बल लगाएंगे उसका संवेग उतना धीमे बदलेगा। बात समझ में आई? तो हम, ये हमारा फार्मूला रहेगा, इसको आप अच्छे से सब नोट कर लेना ध्यान से। एक फार्मूला ये है और एक ये है, इन पे सवाल बनेंगे। ये चीज आपको समझा दी, ये कहाँ से आया। तो अब जो है इस चीज को समझने के बाद, अब अगर हम इसको शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल
उसमें संवेग में परिवर्तन के नहीं, क्योंकि संवेग में परिवर्तन तो यहाँ भी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड में हो रहा है, 10 सेकंड में भी और 5 सेकंड में भी। जल्दी कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे जल्दी होगा वहाँ पे ज़्यादा बल लगेगा, इसलिए। और जल्दी को कहते हैं दर। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें संवेग के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। किस वस्तु पर जितना बल लगाया जाएगा उसका संवेग उतना जल्दी परिवर्तित होगा। यही गति का दूसरा नियम है न्यूटन का, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब संवेग कितना जल्दी बदल रहा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब संतुलित बल में क्या होगा, संतुलित बल में कोई जो है वेग पे कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि संतुलित वेग तो केवल जो घर्षण बल है उसी को कैंसिल कर देगा। एक समान चाल से वस्तु चलती रहेगी तो बल तो संतुलित ही लगाना होगा। संतुलित बल का तो होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि संतुलित बल तो वो संतुलित बल केवल घर्षण बल को कैंसिल करेगा, और साइकिल या कोई चीज एक समान गति से चलती रहेगी और बल तो असंतुलित ही लगाना होगा ना। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यही हमने आपको समझाने की कोशिश की कि जहां पर संवेग जल्दी बदल गया वहां पे बल ज्यादा लगा, और जहां पे संवेग धीरे बदला वहां पे बल कम लगा। और ये जो असंतुलित बल है इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो असंतुलित लिखा है। असंतुलित का मतलब ये है कि जितना बल एक समान गति से वस्तु को चलाने के लिए जरूरी है उतना तो बल रिक्वायर ही है एक समान गति से वस्तु को चलाने के लिए, क्योंकि वो बल नहीं होगा तब तो वस्तु चलेगी ही नहीं। उसके आगे अगर वस्तु चलाई जा रही है तो जो है, अब जैसे कि इसको मैंने धक्का दिया तो एक बल है, उससे ये डस्टर एक समान गति से चलता जा रहा है, हमने एक चाल बना ली उसी से ये डस्टर चल रहा है, तो उतने बल से कुछ नहीं होगा। वो तो जो बल है वो तो इसके घर्षण बल को कैंसिल कर रहा है, ठीक है ना। और ये डस्टर एक समान गति से चल रहा है। जब हम उसके आगे बल लगाएंगे और ज्यादा बल लगाएंगे, जैसे अभी हमने आपको ठेलिया वाला एग्जांपल दिया जहां पर 5 न्यूटन का बल वो इधर लगा था, 5 न्यूटन का बल इधर लगा था, जो दोनों बल कैंसिल हो जाते हैं, और ठेलिया एक 10 मीटर पर सेकंड से चलती रहती है। उसके बाद अगर वो बल लगाता जाएगा तब फिर वो जो बल लगेगा उसके बाद जो वो लगाएगा वो असंतुलित बल होगा, और वो असंतुलित बल वो जितना ज्यादा लगाएगा उतनी जल्दी संवेग बदलता जाएगा। चलो अब ये गति का दूसरा नियम या जो न्यूटन का दूसरा नियम, इसको समझने के बाद, अच्छा ये न्यूटन का दूसरा नियम लिखने के बाद ये वहाँ पे फार्मूला जरूर लिख देना कि बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। हाँ, तो अब न्यूटन का दूसरा नियम समझने के बाद इसके 2-4 एग्जाम्पल भी देख लिए जाए, कुछ उदाहरण ले लिए जाए। अब आप ये बताओ, हमने आपको बताया इसमें कि किसी वस्तु पर संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब किसी वस्तु का जो संवेग है वो जितनी जल्दी बदलेगा उस पर बल उतना ज़्यादा ही लगेगा। तो होता क्या है, जैसे हम इसको ऐसे पकड़ा लें, ऐसे झटके से, जैसे ही अगर हम इसको झटके से पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि हमारे हाथ ने इस पर ज़्यादा बल लगाया, झटके से पकड़ा लिया तुरंत ऐसे, तो ऐसे पकड़ने पे ज़्यादा चोट लगेगी। या इसको ऐसे है तो ऐसे पकड़ा तो ज़्यादा चोट लगी। क्यों? क्योंकि इसका संवेग जैसे ही हाथ के संपर्क में तुरंत जीरो हो गया, बहुत जल्दी संवेग जीरो हुआ तो हाथ ने बहुत ज़्यादा बल लगाया, इसलिए ज़्यादा देर लगी। तो अगर हम इसको संवेग धीरे धीरे जीरो करेंगे, मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे तक लाएंगे आराम से, तो संवेग को जीरो करने में हम समय लेंगे। तो ऐसे जब हम इसको पकड़ेंगे तो हाथ पे बहुत कम चोट लगेगी, क्योंकि संवेग को खत्म करने में समय बहुत ज़्यादा लिया। यहाँ पे डेल्टा टी ज़्यादा हो गया, तो जहाँ पे टी कम होगा, जहाँ पे ये टी कम होगा वहाँ पे बल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जहाँ पे समय कम लगेगा संवेग को बदलने में, भाई ये अगर हाथ पे गया तो इसका संवेग बदला, संवेग बदला। अब संवेग बहुत जल्दी से बदला, मतलब टी बहुत कम लगा तो बल बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक। और अगर इसको हमने आराम से नीचे तक आने दिया तो संवेग के बदलने में हमने ज़्यादा टी लिया, ज़्यादा समय लगाया, तो बल कम लगा। तो हम लोग कोई चीज़ अगर पकड़ाते हैं, कुछ कैच करो, तो उसको आराम से नीचे करके कैच करते हैं, ताकि संवेग के बदलने में समय ज़्यादा लगे और बल कम लगे, जिससे हाथ में कम चोट आए। तो गेंद को पकड़ना। अच्छा, अब पत्थर की बजाय मिट्टी पे गिरने पे किसमें कम चोट लगेगी? जैसे ही कोई व्यक्ति पत्थर पे गिरेगा उसका बहुत जल्दी से, भाई F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T। अब ये जितना
कम होगा बल उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक। और ये जितना ज़्यादा होगा बल उतना कम लगेगा, ये है नियम। ये जितना कम बल उतना ज़्यादा, ये जितना ज़्यादा बल उतना कम, ठीक। अब जैसे ही कोई व्यक्ति मिट्टी पे गिरा तो मिट्टी पे हो गया, आराम से थोड़ा सा धंसता हुआ नीचे गया, समय ज़्यादा लगा बल कम लगा तो उसको कम चोट लगी। कोई पत्थर पे गिरा तो तुरंत उसका जो है संवेग 0 हो गया, तुरंत संवेग बदला, बहुत कम संवेग बदलने में समय लगा तो डेल्टा टी बहुत कम लगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगा, तो पत्थर पे गिरने पे ज़्यादा चोट लगती है। तो पत्थर और मिट्टी पर गिरना। दूसरा एक और एग्जाम्पल लो, जब हम लोग कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह लेके जाते हैं तो उसमें कुछ कागज या रुई वगैरह कुछ भर देते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि अगर कागज या रुई से बर्तन टकराएंगे तो वो कुछ देर तक अंदर धंसते जाएंगे, कागज या रुई में टकराने में जो समय लगेगा वो समय ज़्यादा लगेगा। तो जब समय ज़्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा, तो बल कम लगेगा तो उनके टूटने का खतरा कम होगा। और अगर कागज या रुई नहीं रखेंगे और ऐसे ही वो बर्तन एक दूसरे से टकराएंगे तो जैसे ही टकराएंगे तुरंत उनका संवेग 0 हो जाएगा, समय बहुत कम लगेगा तो बल बहुत ज़्यादा लगेगा, तो बर्तन टूट जाएंगे। तो ये आप देख लो। अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला वीडियो बनाते हैं तो फिर इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं उसके दूसरे नियम के, है ना।